के बाद भी आज मुल्क में जो अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, इससे हर कोई परेशान है। इन्हीं हालात से निपटने के लिए मैं नांदेड़ नॉर्थ 86 भारतीय युवा जन एकता पार्टी से आपके लिए आपका खादिम बनकर मैदान में उतरा हूं, ताकि मैं कुछ मकासद को लेकर उतरा हूं तो उनको पूरा करने में और उनको पूरा करने के लिए आप लोगों की मुझे सख्त ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जो हालात इस मुल्क में बनते जा रहे हैं, क़ानून को पामाल किया जा रहा है, क़ानून की धज्जियाँ उड़ा दी जा रही हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि हम मुत्तहिद होकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं तो हमारे लिए कामयाबी के रास्ते बन सकते हैं और इस मुल्क के दस्तूर को बचाने में हम मददगार साबित हो सकते हैं। नांदेड़ के हालात का जायज़ा लें तो पता चल जाएगा आपको कि यहाँ की सड़कों की क्या हालत है और यहाँ का डेवलपमेंट क्या है। मिसाल के तौर पर नांदेड़ की वो शाहराह जो आम आदमी के लिए बनी हुई है, ये हालत है कि वो रात में सुकून से जा भी नहीं पा सकते। इस्लामपुरे की वो रोड देख लीजिए, महबूब नगर की वो रोड देख लीजिए, जहाँ पर जाने आने में कितनी दिक्कतें होती हैं। ऐसा लगता है कि गुत्तेदारों को पाला जा रहा है, गुत्तेदारों को नवाजा जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और कमीशन खाने वाले कमीशन खाकर निकल जाते हैं और फिर सड़कों की हालत जो की त्यों रह जाती है। नगरपालिका का वो दवाखाना देगलू नाके पर जो बना हुआ है, जिसे पूरी सहूलतों देने का वायदा किया गया था, लेकिन वहाँ पर आज भी कोई सहूलतें नहीं हैं। वहाँ से डिलीवरी पेशेंट्स को विष्णुपुरी भेजा जाता है, जहाँ पर पहुँचने में बहुत सारी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ अरबाब मजाज से कि भाई आप जो सहूलतें पहुँचाने की बातें की हैं वो कहाँ तक सच है? क्यों लेडीज़ को डिलीवरीज के लिए विष्णुपुरी रेफर किया जाता है? क्या देगलू नाका इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद वहाँ पर क्यों सहूलतें फराहम नहीं किया? सिर्फ मुस्लिम एरिया है इसलिए वहाँ पर सहूलतें नहीं देती गवर्नमेंट, और वहाँ के कारपोरेटर्स बस मुंह पर उंगली रखे बैठे हुए हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं है कि अवाम को कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अपेंडिसाइटिस के ऑपरेशन नहीं हो पाते, लेडीज़ की डिलीवरीज नहीं हो सकती, सीजर्स नहीं हो सकते, तो क्या मकसद का दवाखाना है ये? आपको बताता चलूं, आज जो लोग अपने आप से ये कह रहे हैं कि हम 40 साल के बाद मुसलमानों को मौका दिया गया है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 40 साल तक मुसलमान इस शहर नांदेड़ में मौजूद नहीं थे, या फिर हम में हिम्मत नहीं थी कि उनसे ये पूछें कि हमें टिकट दे? आज भी मैं ये चैलेंज करता हूँ कि नांदेड़ में इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं मुस्लिम कि उनको अगर टिकट दिया जाता तो बगैर किसी तकलीफ के वो चुनकर आ जाते, लेकिन नहीं। यहाँ पर ऐसा माहौल बना हुआ है कि हम जो बोले वही बोलना, वरना नहीं तो मुंह पर उंगली रखकर बैठे रहना। यह हालात यहाँ के हैं। ईदगाह की वो ज़मीन जिस पर मैंने परदेसी साहब कलेक्टर को एक मेमोरेंडम भी दिया था, लेटर भी दिया था, और उस पर उन्होंने तहसीलदार को बुलाकर 5 दिन के अंदर अंदर अहवाल सादर करने का हुक्म भी दिया था। उसके बाद वो घबराहट का माहौल शुरू हो गया कि लोगों के बड़े बड़े दिग्गज नाम नहाद पार्टियों के लीडरों को खरीदा गया और उसके बाद चुपकी सी साध ली गई। नुकसान किसका हुआ? वो जो ज़मीन थी वक्फ बोर्ड की, उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अगर गुरबा बैठ जाते तो कई ख़ानदान आबाद हो जाते थे वहाँ पर, लेकिन नहीं। पैसे वालों को तो कमाना था ना, ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की थी, अपना क्या जा रहा? ईदगाह की ज़मीन है, बेचो खा जाओ, कोई पूछने वाला नहीं था उनको। इसलिए कर दिए, निकल गए। जो नाम नहाद पार्टियों के लोग आगे बढ़े थे वो कुछ अच्छी खासी मोटी रकम उनको मिल जाने के बाद खामोश हो गए। ये हमारे हालात हैं। मैं अब आपको उस जानिब ले चलता हूँ कि अगर आप मुझे इस शहर नांदेड़ से भारतीय युवा जन एकता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत में अगर चुनकर देते हैं तो मैं MPSC, UPSC, पुलिस भर्ती
IAS, ये तमाम लोगों के लिए कोचिंग क्लासेस उर्दू घर में शुरू करने के लिए जद्दोजहद करूँगा और तमाम मज़हब के बच्चों के लिए ये खुला रखा जाएगा कि यहाँ पर वो कोचिंग क्लासेस अटेंड करें और नांदेड़ के नाम को रोशन कर सकें। गुरबा लड़कियों की शादियों के लिए मेरा एक अज़्म है कि उनके घरों तक पहुँचूँ और उनको शादियों के लिए उनके रकम उनके घरों तक पहुँचा सकूँ। बेवा कसम पुरसी की जो ज़िंदगियाँ गुजारती हैं, घरों में जाकर काम करती हैं, उनके लिए मैं कुछ उनके घरों तक उनके पेंशन के लिए कोशिश करूं और उनको पेंशन दिला सकूं। और इसके माँ सिवा हिजाब की लड़कियों के लिए जो आज मुसीबतें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए मुस्लिम ऐसे कॉलेजेस बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हमारी लड़कियों को जाने के बाद कोई तकलीफ ना होने पाए, वो हिजाब में रहकर तालीम हासिल कर सके। मुस्लिम नौजवान बच्चों के रोज़गार के लिए ऐसे रास्ते फराहम करने की कोशिश करूंगा जिससे तमाम बच्चों को रोज़ी मिल सके। अगर रोज़ी न मिल सके तो उनको बैंक लोन दिलवा सकूं। हुकूमत से लड़ूंगा, जद्दोजहद करूंगा, आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए काम करने का अज़्म किया हूं। आपकी खिदमत करूंगा और आगे भी करता रहूंगा। ये मेरा अज़्म है कि मैं आप लोगों के लिए अपने आप को वक्फ कर दूं और इस मुल्क की तरक्की के लिए, नांदेड़ शहर की तरक्की के लिए, तमाम मज़हब की तरक्की के लिए और इस मुल्क के दस्तूर को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी अगर देने का वक्त आता है तो मैं गुरेज नहीं करूंगा। मैं लड़ता रहूंगा हुकूमत से और फस्ताई ताकतों के खिलाफ एक अज़्म लेकर चलूंगा कि हर जगह जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उनसे भी निपटने की कोशिश करूंगा। उनको भी सलाखों के पीछे भेजने के लिए मजबूर कर दूंगा कि ऐसे गुस्ताखाना कलाम इस्तेमाल करने वालों को इस मुल्क के कानून में कोई जगह नहीं है। जो आज एक नाशिंदे साहब ने यह कहा है कि मैं उनके बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा, तो क्या दूसरे मजहब के जिम्मेदारान को उनके नबी की शान में गुस्ताखी करने पर एहतजाज करने का भी उनको राइट नहीं है? 57 से लेकर 59 तक पूरे FIR होते हैं, उस पर कोई अमल नहीं होता। मैं ये पूछना चाहता हूं ये FIR की कीमत क्या है और FIR को समझा क्या गया है? अगर कोई मामूली इंसान कोई गलती कर बैठे तो FIR की बुनियाद पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। दस्तूर से हटकर बोलने वालों के लिए कोई नहीं। ये कहां तक चलने वाला है? लिहाजा मैं उन तमाम गैर कानूनी हरकत करने वालों के खिलाफ भी अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगा और उनको उनका कैफियत किरदार तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।